Hey guys, today we are talking about a new concept, environmental science, here included introduction. तो पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो है आपका, ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। क्या फ्रेंच वर्ड है आपका ये? एनवोरर। जिसका मतलब होता है टू सराउंड। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ये एनवायरमेंट जो है आपका कौन से जो है वर्ड से लिया गया है या कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो आप फ्रेंच लिखेंगे, ठीक है। और फ्रेंच लैंग्वेज हमने आपको बताई है एनवायरनर, और इसका मतलब होता है टू सराउंडिंग। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि इसमें है सम ऑफ टोटल। आप बोलोगे मैम किस चीज़ का टोटल? आपका एयर का, वाटर का और लैंड का, इनका जो टोटल है, ठीक है। ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं, इनका जो टोटल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे इंटरेक्ट होती है या इंट्रैक्शन बोल सकते हैं हम, या इंटर रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर शब्द, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशनशिप है हमारा? ह्यूमन बींग्स के साथ में है इनका, एनिमल्स के साथ में है इनका, और आपका अदर, ठीक है। अदर में आपका यहाँ पर इंक्लूडेड है लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स। फोर्थ फिफ्थ क्लास में आपने पढ़ा था लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, और नॉन लिविंग, सजीव और अजीव, इसको हिंदी में बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो इसका प्रॉपर डेफिनेशन है वो कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इकोलॉजी। ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं भाई, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये, एक एक दो दो नंबर में ज़रूर आते हैं। इकोलॉजी का मतलब क्या है? ये आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इसका ग्रीक वर्ड कौन सा है? इकोलॉजी। एक तो है ओकीस। ओकीस का मतलब होता है होम, और लॉजिस, लॉजोस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड ओकीस यानी कि होम, लॉजोस यानी कि स्टडी से लिया गया है, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होगी कि इसमें आपका जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड है, जिसमें आपका बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर इंक्लूडेड हो, ठीक है। वो आपकी इकोलॉजी कहलाती है, उसको आप इकोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम का। ये सारे टर्म जो है इंटरलिंक्ड हैं, बस आपको इनका डेफिनेशन प्रॉपर वे से पता होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस पता होना चाहिए, तो आप इसको कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे एग्जाम में कि क्या लिखें। अब बात करते हैं आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? हाँ, क्या होता है भाई इकोसिस्टम?
जहाँ पर आप जो है अपनी, एक तो आप यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटिंग करते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग है यहाँ पर आपका इंक्लूडेड है ये टर्म। किसका सेल्फ रेगुलेटिंग है? ग्रुप ऑफ बायोटिक या अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक नहीं आएगा यहाँ पर, बायोटिक कंपोनेंट्स आएगा। बायोटिक कंपोनेंट्स जो इंटरेक्टिंग है ईच अदर से, ठीक है। ये आपका जो है इकोसिस्टम का मतलब बताते हैं यहाँ पर कि एक ये ऐसा इकोसिस्टम जिसमें आपके बायोटिक कम्युनिटीज़ की स्पीसीज मान के चलो, या आप अपनी बायोटिक कंपोनेंट्स को मानो, जो इंटरेक्टिंग है एक दूसरे से, वो आपका जो है इकोसिस्टम है। और नॉन लिविंग थिंग्स भी आपकी इंक्लूड की जाती है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि वो एक्सचेंज करते हैं मैटर को, एनर्जी को, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें जो है आपका इकोसिस्टम कहलाता है। इसमें क्या इंक्लूडेड है कि आप अपनी जो है प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, इनकी जो है कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो रही हो, तो इसीलिए उसे इकोसिस्टम का टर्म जो है हम देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ये कंसेप्ट हमने यहाँ पर कुछ ऊपर डेफिनेशन में रह गया थोड़ा सा, विद देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट which included energy और matter। ठीक है गाइस, इसमें यही है कि भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं और जो आपके उसके साथ में लिविंग थिंग्स है, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स है, उसकी पूरी की पूरी ग्रुप को जो इंटरेक्ट करती हैं, जिसमें हमारी एनर्जी शामिल है, आपका मैटर शामिल है, जो एक्सचेंज होते रहते हैं एनवायरनमेंट में, उसे जो है हम इकोलॉजी का नाम देते हैं। तो देखो भाई, ये प्रॉपर नोट्स तैयार हो गए हैं आपके, और आप इसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है, ये भी हम आपको अभी समझा देते हैं। देखो, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आपका बायोटिक कंपोनेंट्स में शामिल है, जैसे कि बायोटिक का मतलब क्या होता है पहले तो, हाँ भाई, बायोटिक का मतलब ये होता है जिसमें सभी आपके लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इकोसिस्टम में इन्वॉल्व हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या अनदर लिविंग थिंग्स हैं, वो आपके जो है बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। आपने सुना होगा प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रोड्यूसर आप कह सकते हैं, कंज्यूमर आ जाएगा, और फिर आपका आएगा डीकम्पोजर, ठीक है। ऐसे ही बायोटिक में आपके जो है, बायोटिक में आपका शामिल है फिजिकल,
एक तो आपका फिजिकल कंपोनेंट्स है और दूसरा है आपका केमिकल। ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स आपके इंक्लूडेड है। तो आपने बात की प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर का मतलब ये होता है जो बेसिकली आपके ग्रीन प्लांट्स जो है यूज़ करते हैं, आपके सन से जो सिंथेसाइज प्रोसेस से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, वो आपके प्रोड्यूसर है, जो आपके लिए यानी कि फूड अवेलेबल करवाते हैं प्लांट्स। फिर है कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है उस ऑर्गेनिक फूड को जो है फीडिंग अप करते हैं, यानी कि जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या कहें हम फूड को कंज्यूम करते हैं। जैसे कि आपके कंज्यूम करने के भी कौन कौन कंज्यूम करता है? आपका हार्बीवोरस है, आपका कार्निवोरस है आपका, और आपका ओमनीवोरस है और डेट्रीवोरस है। हार्बीवोरस कौन से होते हैं? जो यानी कि आपके इंसेक्ट, एलिफेंट, डियर, मैन, रैबिट, ये इंक्लूडेड है, जो प्राइमरी होते हैं, जो आपके जो है प्रोड्यूसर से अपने प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूसर से अपने फूड को जो है कंज्यूम करते हैं, वो आपके हार्बीवोरस है। कार्निवोरस आपने पढ़ा होगा ना, मांसाहारी, शाकाहारी, तो यही है जो मैं बता रही हूँ आपको। और कार्निवोरस जो है मांस खाते हैं, मांसाहारी है। और ओमनीवोरस जो मांस भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। और डेट्रीवोरस वो जो है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो वेस्ट है उसको कंज्यूम करते हैं, जैसे कि आपके अर्थवॉर्म है, टेरिमिट्स हैं, टेरिमिट दीमक वगैरह है, तो ये आपके इसमें इंक्लूडेड है। फिर आप बात करते हैं डीकम्पोजर। डीकम्पोजर ऐसे होते हैं जो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो है तोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी फंगी है, वेरियस बैक्टीरिया है, उसे डीकम्पोजर का नाम दिया गया है, जो अपघटित कर देते हैं आपके न्यूट्रिशंस वगैरह के तौर पर, जो कंपोनेंट्स को तोड़ देते हैं वो है। ठीक है, एबायोटिक भी दो तरीके से बताई मैंने आपका, एक फिजिकल कंपोनेंट्स, दूसरा है केमिकल कंपोनेंट्स। फिजिकल कंपोनेंट्स में कौन कौन से शामिल है? भौतिक तत्व कहेंगे जिसे हम। फिजिकल में आपको देखा होगा जैसे कि आपका वाटर है, आपका इसमें वाटर इंक्लूडेड है, आपका यहाँ पर सनलाइट इंक्लूडेड है। ठीक है, सनलाइट, वाटर, और आपका यहाँ पर इंक्लूडेड है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। ठीक है, यानी कि आर्द्रता, मेरा मतलब ये था कहने का। ठीक है, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपका क्लाइमेट, आपकी सॉइल, ये इंक्लूडेड है आपके फिजिकल में। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल की। तो केमिकल में कौन कौन से इंक्लूडेड है? केमिकल में इंक्लूडेड है भाई आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये सारे आपके केमिकल में इंक्लूडेड है। हाइड्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम, जो भी है ये इंक्लूडेड है इसमें। तो भाई यहाँ पर आपके बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स हमने पूरा समझा दिया क्या क्या होते हैं अब इसमें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई आपका जो इकोसिस्टम है वो क्या क्या इम्पोर्टेंस आपको देता है, इसका महत्व ही क्या है, क्यों आप जो है इकोसिस्टम को इतना प्रेफरेंस देते हैं अपने एनवायरनमेंट में, ऐसा क्या कर दिया है इन्होंने हमारे लिए, है क्यों हम इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन जो है हमारी लाइफ में रोल प्ले करती है आपका इकोसिस्टम। इसका मेन इम्पोर्टेंस ये है कि ये पहली बात तो आपको वैल्यूएबल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। आप बोलोगे मैम वैल्यूएबल सर्विसेज ऐसे क्या प्रोवाइड करवा दिया है इन्होंने? वैल्यूएबल सर्विसेज अगर ये प्रोवाइड ही नहीं करवाएंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं क्लीन एयर। ठीक है, क्लीन एयर प्रोवाइड करवाते हैं, आपको वाटर प्रोवाइड करवाते हैं, ये फ्यूल प्रोवाइड करवाते हैं,
ठीक है। सारी जो चीज़ें हैं इसमें इंक्लूडेड हो जाती हैं कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो वैल्यूबल सर्विसेज हमारे एनवायरनमेंट के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम जो है, दूसरा आपकी एयर क्वालिटी, आपका क्लाइमेट है, मेंटेन सोइल प्रोडक्टिविटी है। ये सारी चीज़ें जो है आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपका एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करवाता है, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, आपका और आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो आपकी स्पीसीज हैं अलग 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 अलग, ठीक है, बर्ड्स की, प्लांट्स की और एनिमल्स की, ये ठीक है। फिर आपकी बात करते हैं हम, मेंटेन बायोलॉजिकल वे में है, और आपको मेडिसिन्स है, मेडिसिन्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं, फूड प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये इनकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया आपका, बिल्कुल छोटू सा, एक और टर्म है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने सुना होगा ये नाम, छोटी छोटी क्लास में आपने पढ़ा है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन हम भूल चुके हैं अब, तो इसीलिए मैं क्विक रिवीजन करवा रही हूँ कि आपको एग्जाम में परेशानी ना हो सॉल्व करने में। तो इसका मतलब ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। एक बार हम पहले नोट्स बना दे, फिर आपको ये अच्छे से समझा देंगे। ठीक है। प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of future generation। to meet their own needs। हाँ जी, अब बताते हैं हम। ये बोलोगे आप मैम इतना बड़ा क्या लिख दिया आपने है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसी नीड्स, ऐसी आवश्यकताएं जो आपकी प्रेजेंट की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, इसका मतलब है कि बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के या बिना किसी, हम कहें कंपैरिजन वगैरह, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करती हो। ठीक है। तो आप अपने रिसोर्सेज को क्या करेंगे भाई, ऐसा क्या करोगे, कंजर्व करोगे कि आपकी जिससे फ्यूचर के जो जनरेशन है वो भी उस चीज़ को कंज्यूम कर पाए। कुछ जो है ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप जो है कंजर्व कर सकते हैं आज के टाइम में, जैसे कि फ्यूल है, ठीक है, वाटर है। अब अभियान भी बहुत से चले कि भी सेव वाटर सेव लाइफ, ठीक है। और ऐसे ही आपका एनवायरनमेंट को क्लीन करने की बात आ गई। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आप मान के चले टर्म है जिससे कि आप अपने एनवायरनमेंट को, ठीक है, बेटर वे से बनाए रखने के लिए जो है करते हैं। तो ये एक ऐसी मेन कोर है जो आपकी प्रेजेंट को और फ्यूचर की नीड्स को जो है जोड़ने का काम करता है, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम देते हैं। तो हम बात करेंगे मैम ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो इसमें पहला तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ओवर यूजेस ऑफ रिसोर्सेज,
कंट्रोल कह सकते हैं या ओवर यूजेस ऑफ रिसोर्सेज कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आप रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से एक्शन हम ले सकते हैं, ठीक है। ये नहीं मानना है कि भाई हम ही क्यों करें, ठीक है। इसमें सबका अधिकार है, सभी इन्वॉल्व है भाई। तो हम वेस्टेज को जो है रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम कंजर्व कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, मेरी राइटिंग तो पता नहीं कैसी होगी। कंजर्व कर सकते हैं आप नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। पोल्यूशन प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो है बात करें हम कि भी इजीली आप रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, ये टर्म आपने सुनी हुई है, ठीक है। रिड्यूस्ड है, रीयूज्ड है, रिसाइकल है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपका ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आप क्विकली स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। आई होप you understand better way this concept. Bye bye guys.